माँ, वह लड़की बहुत नासमझ है। अभी तो वह छोटे बच्चों के साथ मिलकर घर घर खेलती रहती है और आप उस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हो। क्या आपको इतना भी अंदाज़ा नहीं कि आप मुझे क्या कह रही हैं? ये कोई खेल तमाशा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। शंकर की दहाड़ से पूरी हवेली गूंज उठी थी। उसका गुस्से में लाल पड़ता चेहरा देखकर उसकी माँ नीलिमा देवी उसके सामने खड़ी थी, जो बहुत ही तसल्ली से सोफे पर बैठी हुक्का पी रही थी, जैसे शंकर का ये तूफान उनके लिए कोई नई बात न हो। शंकर ने बेचैनी से आंगन में टहलना शुरू कर दिया और फिर अचानक रुककर दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए बोला, मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी की है और बिजनेस संभाल लिया है। मेरा फोकस मेरा कैरियर और ये ज़मीन है। मैं उस नासमझ लड़की को कैसे संभाल सकता हूँ जिसको ये भी नहीं मालूम कि शादी का मतलब क्या होता है। वो मुझसे 10 साल छोटी है माँ। हमारा कोई दिमागी जोड़ नहीं। भगवान के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नीलिमा देवी ने हल्की नज़रें शंकर की तरफ देखा और बड़ी गंभीरता से बोली, शंकर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये फैसला मेरे अकेले का बस की बात नहीं है। ये तुम्हारे बड़े दादाजी पापा का फैसला है और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पापा के दोस्त वासुदेव की मृत्यु के बाद हालात किस तरह बदल चुके हैं। वासुदेव अपनी सारी जायदाद और ज़मीन अपनी इकलौती बेटी शोभा के नाम कर चुके हैं। अब अगर शोभा की शादी किसी और से होती है तो उनकी सदियों पुरानी हवेली और ज़मीन बढ़ जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि अनजान लोग उनकी ज़मीनों पर कब्जा करें? ये वसीयत तुम्हारे खुद के दादा अंकल और तुम्हारे अपने दादा का भी था और उन बड़ों ने ये फैसला किया है। ये दोस्ती सदियों पुरानी चलती आ रही है। इस वक्त ज़रूरी है शोभा जैसी अनाथ और उसकी माँ कमला देवी इस भरी दुनिया में अकेली हैं। वह तो खुद चाहती हैं कि उनकी बेटी इस घर में सुरक्षित रहे। अब तुम ही बताओ, क्या तुम अपनी आंटी को मायूस करोगे या अपने पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाओगे सिर्फ अपनी पसंद के लिए? उसी पल सीढ़ियों से शंकर के पिता हरिपाल उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके व्यक्तित्व में अजीब सा रौब था, हाथों में छड़ी, चेहरे पर परिवार की भलाई के लिए ठोस फैसले की शक्ति। उन्होंने शंकर को बुलाते हुए सीढ़ियों के आखिरी जीने पर रुककर कहा, शंकर, मैं तुम्हें बहस करने की परमिशन नहीं दे सकता। शोभा तुम्हारी अंकल की बेटी है और बचपन से तुम्हारे सामने पली बड़ी है। वो खूबसूरत है और संस्कारी है और सबसे बढ़कर उस हवेली की इज्जत भी है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे छोटी है या बड़ी। तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, वह भी इसी हफ्ते, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि वासुदेव के ससुराल वाले शोभा के रिश्ते के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि जायदाद में कुछ हिस्सा उनको भी मिल सके। इसलिए ये शादी इसी संडे को होगी और विदाई भी इसी के साथ हो जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम जानते हो हरिपाल अपने फैसले वापस नहीं लेता। शंकर ने बेबसी से अपने पिता की तरफ देखा। उसे मालूम था कि हरिपाल के फैसले के आगे बोलना दीवार से सिर टकराने के बराबर है। उसने दांत पीसते हुए मुट्ठियां भींच ली और गुस्से में बोला, आप लोगों को सिर्फ उनकी ज़मीन, जायदाद और इज्जत की पड़ी है, मेरे जज्बात या उस नादान लड़की की ज़िंदगी की नहीं। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं ये शादी कर लूँगा, लेकिन याद रखो, आप एक नासमझ लड़की को मेरे साथ बांध रहे हो, जिसके साथ मैं शायद कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं बिता सकूंगा। मेरी पत्नी मुझे कम और जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा लगेगी, जिसका भार आप ज़बरदस्ती मेरे कंधों पर डाल रहे हैं। शंकर ये कहकर तेजी से अपना पैर पटकता आंगन से बाहर निकल गया था और पीछे नीलिमा देवी ने सुकून की गहरी सांस ली, जबकि हरिपाल ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए नौकरानी को हुक्का तैयार करने का इशारा किया था। दूसरी तरफ शोभा के हवेली में माहौल बिल्कुल अलग था। शोभा पड़ोसियों के बच्चों के साथ खो खो खेल रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वह अपनी उम्र से भी कम दिखाई देती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी और शरारत भरी रहती थी। कमला देवी, जो शोभा की माँ थी, पास ही तख्त पर बैठी अपनी बेटी को बड़े प्यार और हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सामने ही नीलिमा देवी की भी हवेली थी और मालिनी देवी वहां आई और कमला देवी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कमला देवी, तुम फिक्र मत करो। शंकर थोड़ा गुस्से का तेज जरूर है, लेकिन दिल का बहुत नरम है। शोभा को बहुत खुश रखेगा। तुम देखना, वह उसे पलकों पर बिठाकर रखेगा। मैंने शंकर को मना लिया है, वह शादी के लिए तैयार है। कमला देवी ने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और भरी हुई आवाज में बोली, भाभी जी, मुझे शंकर पर पूरा भरोसा है। वासुदेव के जाने के बाद मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि मेरी मासूम सी बच्ची का क्या होगा। ये तो दुनियादारी से बिल्कुल अलग है। उसे तो ये भी नहीं पता कि ऊंच नीच क्या होती है। लोगों का क्या, लोग तो गिद्ध की तरह मेरी जायदाद पर नज़र जमाए बैठे हैं। अगर हरिपाल जी ये फैसला ना करते तो मैं शायद मर ही जाती।
शोभा की किस्मत अच्छी है, उसे शंकर जैसा मजबूत पति मिल रहा है। बस मुझे डर है कि वह उसे पसंद करेगा भी या नहीं। मेरी बेटी तो अभी बहुत नादान है, उसे तो रिश्तों की समझ भी नहीं। शोभा ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो खेल छोड़कर भागते हुए उनके पास आई और उनके गले लगकर बोली, माँ आज फिर रो रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अब तंग नहीं करूँगी। मैं अब रोज़ टाइम पर सो जाया करूँगी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, क्या आंटी जी ने आपको कुछ कहा है? शोभा की बात सुनकर मालिनी देवी मुस्कुरा दी। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं मेरी जान, तुम्हारी माँ खुशी से रो रही हैं क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो गई है और वह भी शंकर के साथ। अब तुम दुल्हन बनोगी और ढेर सारे जेवर पहनोगी। शोभा की आंखों में अचानक चमक आ गई। वह खुशी से बोल पड़ी, सच्ची आंटी जी, क्या मुझे वह लाल रंग का लहंगा मिलेगा जो उस दिन हमने बाजार में देखा था? और क्या मैं ढेर सारी कांच की चूड़ियाँ भी पहनूंगी? मुझे मेहंदी भी लगाई जाएगी? अरे ये तो बहुत मज़े की बात है। मैं अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरी शादी हो रही है। शंकर की बहन ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया था। काजल ने हंसते हुए कहा, शोभा भाभी, तुम्हें पता भी है कि शादी का मतलब क्या होता है? शंकर भाई बहुत गुस्से वाले हैं, तुम्हें उनकी हर बात माननी पड़ेगी। अब वो तुम्हारे पति परमेश्वर होंगे, जरा बचकर रहना उनके गुस्से से, वे बात बात पर डांटते हैं। शोभा ने कंधे उचकाए और लापरवाही से बोली, मुझे क्या डर, शंकर तो हमेशा मुझे चॉकलेट लाकर देते हैं। जब भी वो शहर या बाजार से आते हैं वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो बस तैयार रहूंगी और खूबसूरत लगूंगी, जैसे कहानियों में राजकुमारी होती हैं। शोभा की ये सादगी देखकर मालिनी देवी का दिल और ज्यादा भर आया। जिस लड़की को शादी के मायने तक नहीं मालूम थे, उसे वो विदा कराकर ले जाने की बात कर रही थी, मगर वह जानती थी कि ये सब वासुदेव की हवेली और उनकी जायदाद की सुरक्षा की वजह से हो रहा है। शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। हवेली को बहुत कलाकारी और रोशनियों से सजाया गया था। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। शोभा पीले रंग के गोटेदार किनारे वाले जोड़े में बैठी थी, हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी और अपनी सहेलियों के साथ हंसने में बिजी थी। उसे जरा बराबर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी किस तरह बदलने वाली है। शंकर कहीं दूर एक पेड़ के सहारे टेक लगाकर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति उभरी थी। वह दोस्तों के साथ बात करने में बिजी था। जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा लेता, लेकिन उसकी नज़रें बार बार शोभा पर आकर टिक जाती, जो उसे एक नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। वह सोच रहा था कि इस नादान लड़की के साथ वह कैसे रात बिताएगा, जो उसे देखकर भी इज्जत से सिर झुकाने या शर्माने के बजाय हाथ हिला रही थी। शंकर ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया और सिगरेट सुलगाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। शादी का टाइम आ गया था। मंडप सजाया गया था और सभी बड़े बूढ़े मंडप में मौजूद थे। शंकर ने बेहद खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। वह बहुत ही आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर सिकने चढ़ी हुई थी। पंडित जी ने शादी के कार्यक्रम और मंत्रों को शुरू किया था और हवन भी जलाया जा चुका था। धीरे धीरे सारे रस्म पूरे किए जा रहे थे। शंकर मंडप में बैठा बहुत ही अकड़ा हुआ और गुस्से में दिखाई दे रहा था। वहीं उसकी पत्नी सामने बेहद खूबसूरत और बहुत ज्यादा चहक रही थी। उसे मालूम ही नहीं था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। पंडित जी ने जैसे ही फेरों के लिए खड़ा किया, वह बहुत जल्दी झट से उठ खड़ी हुई। अपने रस्मों को पूरा करने के लिए वो बहुत चहक रही थी। बोली कि मैं हमेशा अपने खेल में गुड्डे गुड़ियों की फेरे डलवाती थी, आज मेरे फेरे पड़ रहे हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। उसकी माँ ने उसे घूरा और धीरे से डांटा, तुम चुप करके फेरे लो। शोभा ने जल्दी से फेरे लिए और उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उन फेरों ने उसकी और शंकर की पूरी दुनिया बदल दी थी। विदाई का टाइम सबसे ज्यादा जज्बाती था। शोभा जो अब तक इसे एक खेल समझ रही थी, अब उसे सबके आशीर्वाद के साए में विदा किया जाने लगा था। और कमला देवी ने उसे गले लगाकर रोना शुरू किया तो वह भी घबरा गई। माँ, आप मुझे कहाँ भेज रही हैं? मैंने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। मैंने आपके साथ ही रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। शोभा ने मचलना शुरू किया। नीलिमा देवी ने आगे बढ़कर उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा तुम यहीं हवेली में तो हो, बस फर्क इतना है कि यह हवेली छोड़कर सामने वाली हवेली में। ऊपर वाला कमरा शंकर के साथ तुम्हारा होगा। तुम रो मत, देखो तुम्हारा इतना महंगा मेकअप अब खराब हो जाएगा। जबकि ये दूरी सिर्फ हवेली के सामने वाले हवेली के हिस्से का था, मगर ये फैसला शोभा के बचपन और जवानी का फैसला था। शंकर का कमरा सुर्ख गुलाब से दुल्हन की तरह सजाया गया था। खुशबू से हवाएं महक रही थी। शोभा को लाकर उसके बेड पर बिस्तर पर बिठाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे उसकी सहेलियों की बातें याद आ रही थी। पति का हुक्म मानना है, बहुत सख्त दिल वाले होते हैं। वह घूंघट निकाले सिमटी हुई बिस्तर के बिल्कुल कोने में बैठी थी। अचानक शंकर के दरवाजा खोलने की आवाज आई।
शंकर के भारी कदमों की आहट ने कमरे के हालात को बिल्कुल बदल दिया था। शोभा ने अपने ठंडे पड़ते हाथों को सख्ती से वापस खींच लिया। शंकर कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा लॉक करके उसकी तरफ बढ़ा। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी नजरें सीधी बिस्तर पर बैठी शोभा पर थी, जो डर का पुतला बनी बैठी थी। शंकर बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया। शंकर के बैठने से शोभा की सांस उसके गले में ही अटक गई। शंकर ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठाया। शोभा ने डरते डरते नजरें उठाई तो सामने शंकर गंभीर चेहरा लिए था। शंकर की निगाहें शोभा के चेहरे पर जम गई। वह दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें मासूमियत का ऐसा नमूना थी। शंकर का दिल जो गुस्से से भरा हुआ था, एक पल के लिए पिघल सा गया। वह कुछ देर उसे देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती ने उसे एक पल के लिए अपनी जकड़ में ले लिया था। फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए नरमी से बोला, शोभा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, थोड़ी आराम से बैठ जाओ। शोभा ने कोई जवाब ना दिया, बस नजरें झुका ली। उसके होंठ कांप रहे थे और माथे पर पसीने के कतरे दिखाई दे रहे थे। शंकर ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। शोभा ने बिजली की तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। डर में होकर बेड के साथ लग गई, जैसे शंकर ने उसे मारा हो। शंकर के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सख्ती से कहा, शोभा, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये तुम्हारा कमरा है। तुम इस तरह मुझसे दूर भागोगी तो हम सुहाग रात में बात कैसे करेंगे? देखो मेरी तरफ। शोभा ने ना में सिर हिलाया। बड़ी मुश्किल से रोते हुए बोली, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके कमरे में सुबह आ जाऊँगी। शंकर का सब्र जवाब देने लगा था। एक तो वो पूरा जवान था। शोभा भी शादी के लायक थी, लेकिन उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी। शोभा ने कभी उसको उस नज़र से नहीं देखा था। हमेशा इज्जत मान सम्मान से देखा करती थी। शंकर उसके हवेली के बिल्कुल सामने ही रहा करता था। उनका पड़ोसी था और उनकी दोस्ती अब आपस में रिश्तेदारी में बदलने वाली थी और ये शादी बचपन में ही तय हो गई थी। लेकिन इस शादी को शोभा बड़ी डर में ले रही थी। उसकी सारी सहेलियां उससे छोटी थी। उसके मन में शादी को लेकर ऐसा कोई विचार अभी उसके मन में पनपा नहीं था और ना ही उसको इस बारे में कुछ पता था, जिसकी वजह से आज उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन वह जो पहले ही इस बेजोड़ की शादी पर तैयार नहीं था, शोभा के इस व्यवहार ने उसे और जलाकर रख दिया था। उसने बहुत गुस्से से शोभा का बाजू पकड़ा और उसे अपने पास घसीटा। शोभा की हल्की सी चीख निकल गई। शंकर ने उसको अपने भारी बॉडी के मसल से अपने सीने में चिपकाया था और उसका चेहरा ऊपर किया था। अपनी आंखों में ठंडापन लिए दांत पीसते हुए कहा, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। तुम मेरी पत्नी हो और ये हकीकत अब कभी नहीं बदलेगी। इसलिए अच्छा होगा कि बच्चों वाली ये हरकत छोड़ दो और एक पत्नी की तरह बर्ताव करो। मुझे रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, समझ आई तुम्हें? शोभा शंकर के इस अचानक बदले रूप और शब्दों से शोभा बुरी तरह सहम गई। उसकी आंखों से आंसू टप टप उसके महंगे जोड़े पर गिरने लगे। मुझे छोड़ दीजिए शंकर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे मत मारो। शंकर ने उसकी आंखों में डर देखा तो उसे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी मासूम परिंदे को दबोच रहा हो। उसने झटके से उसका बाजू छोड़ दिया और बेड से उठ खड़ा हुआ। वह झुंझलाहट में कमरे में चक्कर लगाने लगा। ये किस तरह की शादी है और कैसी मजबूरी? वह अपने होठों से बड़बड़ाया। फिर उसने शोभा की तरफ देखा, जो अब घुटनों में सिर दिए हिचकियों से रो रही थी। बस करो ये रोना धोना, शंकर ने तेज आवाज में कहा, जिससे शोभा और ज्यादा डरकर चुप हो गई। शंकर ने अलमारी से अपना कंबल निकाला, सोफे की तरफ फेंक दिया। उसने मुड़कर शोभा से बहुत गुस्से में कहा, सुनो शोभा, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँगा। जाओ, जाकर कपड़े बदल लो और सो जाओ। खबरदार, जो अब तुम्हारे रोने की आवाज़ मेरे कानों तक आई तो। फिर शंकर ने लाइट ऑफ कर दी और सोफे पर लेटकर करवट बदल ली। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन शोभा वहीं बिस्तर के कोने पर बैठी सारी रात जागती रही। उसकी आंखों में नींद की जगह सिर्फ डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह शंकर को कैसे खुश करे या अपनी जान कैसे छुड़ाए। अगली सुबह जब शंकर की आंख खुली, उसने देखा कि शोभा उसी तरह दुल्हन के भारी जोड़े में बैठी जाग रही थी। उसके चेहरे पर थकावट, आंसुओं के सूखे हुए निशान थे। उसके बिखरे हुए बाल, उतरा हुआ चेहरा। ये देखकर शंकर को उस पर तरस भी आ रहा था, अपनी किस्मत पर गुस्सा भी। वह चुपचाप उठा फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तो शोभा जाग चुकी थी और उसे तौलिए से बाल सुखाते देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। शंकर ने उसे नजरअंदाज कर दिया।
ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल संवारने लगा। शोभा ने हिम्मत करके मेज पर रखा पानी का जग उठाया, गिलास भरा। वह ये दिखाना चाहती थी वह काम कर सकती है। वह कांपते कदमों से शंकर की तरफ बढ़ी और दबी आवाज में बोली, शंकर जी, पानी पी लीजिए। शंकर ने मुड़कर देखा तो शोभा के हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास पकड़ते हुए उसका बैलेंस खुद ब खुद बिगड़ गया। सारा पानी शंकर के सफ़ेद कॉलर वाली कमीज पर जा गिरा। कमीज उसके सीने से चिपक गई थी। उसने गुस्से से गिलास शोभा के हाथ से ले लिया और जमीन पर पटक दिया। कांच का गिलास चकनाचूर हो गया था। देख कर नहीं चल सकती तुम? क्या अंधी हो या हाथ काम नहीं करते तुम्हारे? शंकर की गरजदार आवाज पर शोभा कांप उठी। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए दूसरी कमीज निकालो। शंकर की डांट पर शोभा के होश उड़ गए। वह जल्दी से अलमारी की तरफ भागी, लेकिन घबराहट और आंसुओं की धुंधलाहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी कमीज निकाले। शंकर ने उसकी बौखलाहट देखी तो तेजी से आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ कर दिया। हटो यहाँ से, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। मैं खुद निकाल लूँगा। तुम जाकर अपना ये हुलिया ठीक करो। लोग नाश्ते पर आ रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कोई तमाशा बने। शंकर ने झटके से कमीज निकाली और बाथरूम में घुस गया। दरवाज़ा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारें हिल गई। शोभा वहीं कालीन पर बैठकर मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाएगी। ये थी उनकी शादीशुदा जिंदगी की पहली सुबह। रिसेप्शन हवेली के गार्डन में ही रखी गई थी, जहां रोशनियों का एक सैलाब उमड़ रहा था। मेहमानों की चहल पहल थी, लेकिन शंकर की निगाहें बार बार स्टेज पर बैठी शोभा की तरफ उठ रही थी। वह हल्के गुलाबी रंग की भारी काम वाली शिफॉन की साड़ी में चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसकी उम्र कम थी, मगर मेकअप और ज्वेलरी ने उसे किसी हद तक संभालने की कोशिश की थी। उसके दाएं बाएं शंकर के कुछ रिश्तेदार और उसके दोस्त यार बैठे हुए थे। बालदेव, जिनकी नज़रें कभी शंकर पर होती और कभी शोभा की घबराहट पर। बालदेव, जो हरिपाल से छोटा उनका दोस्त था और उनके बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर शहर के बाहर रहता था, मगर शादी के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां रिसेप्शन पार्टी में मौजूद था। अंजना ने शोभा के कान में हल्की सी बात करते हुए कहा, शोभा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि शंकर जैसे हैंडसम पति मिले हैं, वरना हम तो यही समझते थे कि वह किसी मॉडल लड़की से शादी करेंगे। तुम जरा उनका ख्याल रखना। वह गुस्से के बहुत तेज हैं, लेकिन प्यार भी शायद उतना ही है। शोभा ने डरकर अपनी गोद में रखे हाथों को देखा। उसे अंजना की बातों में छुपी जलन समझ आई थी। उसे बस शंकर की वह सख्त निगाहें याद आ रही थी जो कल रात उसका पीछा कर रही थी। शंकर स्टेज पर आया तो शोभा की सांस रुक गई। उसने आज बेहतरीन कढ़ाईदार शेरवानी पहनी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ स्टेज पर बैठे फोटोग्राफर ने जब उन्हें बहुत करीब होने को कहा तो शंकर ने बहुत सावधानी से अपना बाजू शोभा के कमर के पास जमा दिया। शोभा का जिस्म एकदम अकड़ गया। शंकर ने उसके ठंडे पड़ते जिस्म को महसूस किया तो उसे अपनी तरफ और ज़्यादा खींच लिया। शंकर ने झुककर शोभा के कान के पास, जहाँ सोने की खूबसूरत बनावट वाले झुमके लटक रहे थे, धीरे से कहा, मुस्कुरा दो शोभा, ये सारी भीड़ हमें ही देख रही है। कम से कम तस्वीर में तो लगना चाहिए कि हम पति पत्नी हैं। शोभा ने कोशिश करके होंठों पर मुस्कुराहट सजाई, मगर उसकी आंखों का डर कैमरे की आंख से छुप न सका। शंकर ने दिल ही दिल में तय किया, वह उसके डर को ख़त्म करके ही रहेगा। आखिर वह उसकी पत्नी थी, उसका पवित्र रिश्ता था। वह कब तक उससे दूर रह सकता था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब दोनों कमरे में पहुंचे तो रात काफ़ी बीत चुकी थी। शोभा थकावट से बेहाल हो चुकी थी। वह ज्वेलरी उतारने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, मगर उसके हाथ पीछे लटकी डोरी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शंकर, जो सोफे पर बैठा अपनी टाई ढीली कर रहा था, उसे शीशे में इस तरह उलझा हुआ देखकर उठ खड़ा हुआ। वह चुपचाप चलता हुआ उसके पीछे आया और उसके हाथों को हटाकर खुद डोरी खोलने लगा। शोभा ने पलटना चाहा, मगर शंकर ने उसे कंधों से थामकर शीशे की तरफ मोड़ दिया। अब वो शोभा के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका सीना शोभा की कमर से चिपक रहा था। शंकर की गर्म सांसें शोभा की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे उसके जिस्म में सिहरन दौड़ रही थी। शंकर ने डोरी खोलने के बाद अपने हाथ उसके कंधों से फिसलते हुए उसके बाजू पर जमाए और शीशे में उसकी आंखों में झांकते हुए भारी आवाज में बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी शोभा, इतनी कि मेरा दिल चाह रहा था कि पास आकर तुम्हें चूम लूं, मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। शोभा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे शंकर के शब्दों में बदलती मिठास
और आंखों में मौजूद चमक समझ नहीं आ रही थी, मगर उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। शंकर ने उसे अपनी तरफ घुमाया। अब उनके बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं थी। शंकर ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर लटकी लटकन को कान के पीछे किया। उसके प्यार भरे हक जताते अंदाज को देखकर शोभा का चेहरा और ज्यादा डर से भर गया। उसकी नजरें शंकर के गुलाबी होठों पर गई। वह उसे बताना चाहता था कि पति का प्यार क्या होता है, उसे इस रिश्ते की मिठास से मिलवाना चाहता था। शंकर ने धीरे से कहा, मुझसे डरना छोड़ दो शोभा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जैसे ही शंकर के होंठ उसके माथे को छूकर नीचे की तरफ आए, शोभा की हिम्मत जवाब दे गई। उसने डरकर अपने दोनों हाथ शंकर के सीने पर रख दिए और उसे पीछे धकेल दिया। नहीं शंकर जी, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दीजिए। शोभा की आवाज में रुलाई सी आ गई थी। शंकर जो जज्बातों के समंदर में उतरने को तैयार बैठा था, उस अचानक हकीकत ने उसे रुला दिया। उसका रोमांस, उसकी इच्छा, सब कुछ शोभा के उस एक शब्द ने चकनाचूर कर दिया था, खास तौर पर जब वह डर कर उससे पीछे हटी थी। उसके जज्बातों पर जैसे ठंडा पानी गिरा था। उसने सख्ती से शोभा का बाजू छोड़ा और कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में फिर से वही अजीब सी झुंझलाहट लौट आई थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है शोभा, सो जाओ। शंकर ये कहकर बालकनी में सिगरेट पीने चला गया और शोभा ने जल्दी बिस्तर में घुसकर कंबल ओढ़ लिया। उसे नहीं मालूम था उसने अपने पति के जज्बात को कितनी बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। अगले कुछ दिन इसी कसमुकस में बीते थे और शंकर सुबह ऑफिस चला जाता, रात गए वापस आता, कोशिश करता कि शोभा के साथ वक्त बिताए, उसे नॉर्मल करे ताकि उनके बीच की ये बर्फ पिघल सके। एक शाम वो और जल्दी आ गया और शोभा अपने कमरे में बैठी स्कूल की कुछ किताबें उलट पुलट कर रही थी, क्योंकि शादी की वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। शंकर अंदर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने बैग शोभा की तरफ बढ़ा दिया। शोभा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खोलो इसे, शंकर ने बड़े ही प्यार और नरमी से कहा था। शोभा ने बैग खोला तो उसमें बेहद खूबसूरत एक मैगजीन थी और एक मिठाई का डब्बा था और उस मैगजीन में बहुत सारी तस्वीरें और चुटकुले थे। शोभा की आंखों में बचकानी खुशी दौड़ गई। उसने उस मिठाई के डब्बे को उठाया और फिर उस बड़ी सी किताब को उठा लिया और फिर उसने शंकर को धन्यवाद कहा। डर के मारे उसके हाथ फिर से कांप रहे थे। शंकर ने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। शंकर उस छोटी सी खुशी को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद अब बर्फ पिघल रही है। वह उसके पास बेड पर बैठ गया और बोला, शोभा, मुझे ऑफिस से बहुत थकावट हो रही है, क्या तुम मेरे सर में थोड़ा सा तेल लगा दोगी? माँ कहती है तुम्हारे हाथ में बहुत जादू है। शोभा हिचकिचाई, लेकिन फिर गिफ्ट का लिहाज करते हुए उसने सिर हिला दिया। शंकर बालकनी पर बैठ गया, कुर्सी की तरफ पीठ लगा दी। शोभा ने कांपते हाथों से तेल लगाना शुरू किया। शुरू में उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन शंकर ने आंखें मूंद ली तो उसे थोड़ी हिम्मत हुई। शंकर को उसके नन्हे नरम हाथों का स्पर्श बेहद प्यारा सा लग रहा था। वह चाहता था कि ये पल यहीं थम जाए। उसने अचानक शोभा का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। शोभा का हाथ हवाओं में रह गया। शंकर ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में बहुत प्यार झलक रहा था। शोभा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारा पति हूँ। शंकर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास करना चाहा। शोभा का बैलेंस बिगड़ा और वह शंकर के ऊपर गिरते गिरते बची। उन दोनों की चेहरों की दूरी मिट गई और शंकर ने मौका देखकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। लेकिन शोभा का दिल वहीं पुराना था। वह तड़प कर उठी और बोली, मेरी उंगलियां दुख रही हैं, मैं अब और नहीं दबा सकती। वह भागकर बाथरूम में घुस गई। शंकर वहीं कालीन पर बैठा रह गया। अपनी अधूरी इच्छाओं और शोभा की इस तरह की प्रतिक्रिया पर उसे और ज्यादा गुस्सा आया। वह एक नासमझ लड़की के नखरे उठा रहा था जो उसे पति मानने को तैयार ही नहीं थी। हफ्ते बीत चुके थे और ये जंग अभी चालू थी। शंकर की बर्दाश्त अब जवाब दे रही थी। घर में भी सब नोट कर रहे थे कि नई नवेली दुल्हन और दूल्हे के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नीलिमा देवी शोभा को समझाती थी, पति का ख्याल रखा करो, लेकिन शोभा को समझ नहीं आता था कि वो और क्या करे। वह उसके लिए वक्त पर खाना लाती है, कपड़े निकालती है, लेकिन अब जब भी शंकर उसके पास आने की कोशिश करता है वह डर जाती है। एक सुबह शंकर को एक अहम मीटिंग के लिए जाना पड़ा था। वह बाथरूम में था और उसने आवाज़ दी, शोभा, मेरी ड्यूटी वाली शर्ट प्रेस कर दो जल्दी से। शोभा ने जल्दी प्रेस ऑन की, लेकिन उसका ध्यान खिड़की से बाहर उड़ते परिंदों की तरफ था। शायद वह घबराहट में थी। इस्त्री कपड़े पर ज़्यादा देर लग गई
और शर्ट का कॉलर जल गया। जलने की गंध फैली तो शंकर बाहर निकला। सामने का मंजर देखकर उसका पारा हाई हो गया था। ये क्या किया तुमने? शंकर ने दहाड़ते हुए शर्ट उसके हाथ से छीन ली। मेरी सबसे महंगी और पसंदीदा शर्ट जला दी तुमने। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? तुम इतनी नादान तो नहीं हो या छोटी बच्ची तो नहीं हो जिसे ये सब करना ही नहीं आता। तुम पत्नी हो या कोई नौकर जिसे मैं ढो रहा हूँ। तुम मुझे दिमागी सुकून देने के बजाय मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाती रहती हो। शंकर के शब्द इतने गुस्से में निकल रहे थे कि शोभा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह हकलाई थी। बस मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। शंकर ने जली हुई शर्ट फर्श पर फेंकी। अलमारी से दूसरी शर्ट निकालकर गुस्से में पहनने लगा और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। शोभा वहीं जली हुई शर्ट को सीने से लगाकर रोती रही। उसे फिर एहसास हुआ वह एक नाकाम पत्नी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह अपने पति को कैसे मनाए। उस किस्से के बाद 2-3 दिन तक शंकर ने शोभा से बात तक नहीं की। वह रात को देर से आता और सो जाता। फिर एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादल जोरों से गरज रहे थे। हवेली की बत्तियां गुल हो गई थी। लैंप की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मौसम में अजीब सा बदलाव था, जैसे रोमांस वाला मौसम हो। शंकर आज जल्दी घर आया था। बारिश की वजह से उसका मूड कुछ ठीक लग रहा था। दिल में शोभा के लिए नमी जाग रही थी। वह चाहता था कि अपनी नाराजगी खत्म कर दे। वह कमरे में दाखिल हुआ तो देखा शोभा खिड़की में खड़ी बारिश को देख रही थी। उसने खूबसूरत गहरे गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। शायद वह अभी नहाकर निकली हुई थी। मध्यम रोशनी में उसका चेहरा शंकर की आत्मा पर आग सा लगा रहा था। शंकर ने दरवाजा लॉक किया और धीरे से चला आया। शोभा के पीछे आकर खड़ा हो गया। शोभा बारिश के शोर में उसके कदमों की आहट ना सुन सकी। शंकर ने एक पल खराब किए बिना उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उसने अपना चेहरा शोभा की गर्दन पर छुपा दिया और गहरी सांस ली। शोभा के बदन की खुशबू, बारिश की ठंडक ने शंकर को दीवाना सा बना दिया था। उसने प्यार से शोभा के कंधे पर किस किया था। धीमी आवाज में बोला, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शोभा, ये मौसम और तुम दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हो। शंकर का अंदाजा इस बार बेहद अलग था। उसने शोभा को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। उसकी पकड़ शोभा की कमर पर बहुत तेज थी। शोभा जो खिड़की के बाहर देख रही थी, वह अचानक हुए इस हमले पर बुरी तरह से बौखला गई। अंधेरे में बारिश की गरज, शंकर का इस तरह अचानक प्यार का एहसास उसे और ज्यादा डरा गया। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका पति था जो प्यार कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और घबराहट में पलटते हुए उसका हाथ उठा और जोरदार थप्पड़ शंकर के गाल पर दे मारा था। कमरे में बारिश का शोर जैसे थम सा गया हो। वक्त वहीं रुक गया। शंकर का चेहरा एक तरफ मुड़ गया था। उसकी आंखों में पहले हैरानी उभरी, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ हो। फिर धीरे से उसकी आंखों में हैरानी की जगह गुस्से ने ले ली। इस एहसास पर शोभा अपने हाथ को देखकर खुद भी सुन रह गई। उसका जिस्म कांप रहा था। उसे जल्दी एहसास हो गया उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने डर की नजरों से शंकर की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब अंगारे बरसा रही थी। शंकर ने धीरे से अपना मुंह शोभा के तरफ किया। उसके जबड़े भिंचे हुए थे, माथे की नसें तन गई थी। वह एकदम शोभा की तरफ बढ़ा। शोभा डर के मारे पीछे हटी, दीवार से जा लगी। शंकर ने दोनों हाथ दीवार पर शोभा के चेहरे के दाएं बाएं रखे और उसके चेहरे के बहुत करीब होकर खतरनाक हद तक धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने पति पर। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी बर्दाश्त और ये सिलसिला अब खत्म कर दिया है। शोभा सिसकते हुए ना में सिर हिलाने लगी। शंकर, मुझे नहीं पता चला, मैं डर गई थी। भगवान, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन शंकर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने शोभा की कलाई को इतनी जोर से दबोचा कि शोभा की चीख निकल गई। तुम जैसी नासमझ बदतमीज लड़की के पास मुझे सुकून मिल ही नहीं सकता। मैं पागल था जो तुम्हारे नखरे उठा रहा था, तुम्हें वक्त दे रहा था। लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए या तुम्हें इज्जत दी जाए। आज के बाद मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। शंकर ने उसे झटके से छोड़ा। शोभा लड़खड़ाकर कालीन पर गिर गई। शंकर ने गुस्से से उसे देखा और मुड़कर दरवाजा खोलता हुआ तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभा वहीं कालीन पर गिरकर बहुत जोरों से रोने लगी। क्या शोभा के इस हमले पर शंकर और शोभा के बीच में शादी का बंधन खत्म होगा या आगे बढ़ेगा? ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। इसका अगला भाग मिस ना करें। बहुत ही रोमांटिक और दिलचस्प रहने वाला है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं,
कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।